नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जनरल साइंस के बारे में काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर जनरल साइंस का क्या करें, साइंस का क्या करें, या जैसे मान लीजिए ये मैथ वगैरह के कई टॉपिक हैं कि सर ये समझ में नहीं आते या आपको मुश्किल लगते हैं। तो देखिए मुश्किल इसलिए लगते हैं क्योंकि ये आपने बहुत पहले पढ़े होंगे, 10वीं क्लास तक आपने पढ़ा होगा, फिर उसके बाद में जैसे आपके सब्जेक्ट चेंज हो गए, तो इसलिए आपको ये मुश्किल लगते हैं। मैं ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा, आपके कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने आपको सिलेबस बताया था कि जनरल साइंस जो है वो उसमें जो भी ये टॉपिक हैं ये डायरेक्ट नाइन्थ और टेंथ इन किताबों से जो एनसीईआरटी की बुक्स है डायरेक्ट इनसे उठाए गए हैं। डायरेक्ट टॉपिक के नाम लिए और वो लिख दिए। लेकिन चूंकि नाइन्थ और टेंथ से पहले सिक्स सेवन्थ और एट्थ का भी एक बेस होता है साइंस का, तो इसलिए सिक्स सेवन्थ एट्थ के अंदर जो टॉपिक आपके इनमें सिलेबस में है, जैसे आज सबसे पहला टॉपिक हम ये पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी अणु और परमाणु, जो सिक्स क्लास की पुस्तक है वहां से। तो सिक्स सेवन्थ एट्थ में जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है पहले वहां से पढ़ के और उसके बाद में फिर नाइन्थ और टेंथ की जो पुस्तक है फिर हम उस पे आएंगे। और मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि आप 5 में से 5 प्रश्न इसमें बिल्कुल सही करेंगे, यानी 10 नंबर ये आपके सीधे के सीधे पक्के हैं। तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते हैं और ना ही मैथ रीजनिंग वगैरह है, ना ही कोई ये मुश्किल है। बस वो चीज अच्छे से हम बार बार पढ़ें, रिपीट करें। और मैथ रीजनिंग जैसी चीजें तो बहुत मजेदार है, बहुत ज्यादा मजेदार। तो आपकी इस तरह की कोई उसमें समस्या आएगी नहीं। तो आज जो है हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाला जो टॉपिक है ये पढ़ेंगे। सिक्स क्लास के अंदर पहले आरबीएससी की किताब आया करती थी वो, अब तो ये बंद होगी किताबें, अब तो एनसीईआरटी लगती है। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं कि इस चीज को समझने के हिसाब से जो पहले आरबीएससी आती थी बहुत पहले वाली, इससे पहले आरबीएससी चलती थी ये वाली भी नहीं, बहुत वर्षों पहले, वो अल्टीमेट किताबें थी। तो उन पुस्तकों से जो है मैं आपको पहले आपका बेस पढ़ाऊंगा, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है। सिक्स सेवन्थ एट्थ में जो टॉपिक आपके ये सिलेबस में है पहले वो पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर डायरेक्ट हम इन टॉपिक पे नाइन टेंथ से आ जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। इसके साथ ही आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका कमेंट करके बताइएगा कि भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, ये कमेंट करके बताइएगा। तो हम पढ़ते हैं पदार्थ की संरचना। सबसे पहला टॉपिक जो है अणु व परमाणु। अब देखिए एक एक टॉपिक को हम कैसे पढ़ते हैं, 10-11 टॉपिक हैं। हम अपने आसपास के वातावरण में अनेक वस्तुएं देखते हैं, जैसे पत्थर, पानी, ईंट, चौक, शक्कर आदि। हमारे वातावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु किसी न किसी पदार्थ से निर्मित होती है। तो हम अब देखिए कितना सरल भाषा में समझाया हुआ है, ये सिक्स क्लास की पुस्तक है साइंस की, कि हम हमारे आसपास के वातावरण में अनेक वस्तुएं देखते हैं, जो भी आपको दिखता है चाहे पत्थर, पानी, ईंट, चौक, शक्कर आदि, तो ये किसी न किसी पदार्थ से निर्मित होती है। तो पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, तो आओ एक प्रयोग करें। एक पत्थर लीजिए, हथौड़े से उसके टुकड़े करें। इस क्रिया को ध्यानपूर्वक देखें। पत्थर पहले छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और अंत में बारीक कणों में बदल जाता है। यह प्रयोग मिस्री की डली के साथ भी करके देखिए। आप क्या देखते हैं, क्या मिस्री भी अंततः बारीक कणों में टूट जाती है? बिल्कुल टूटती है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। तो अब कितना सरल भाषा में है कि कोई भी पदार्थ किससे बनता है, कि वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे पत्थर, ईंट, पानी, चौक, शक्कर। ये जो भी उदाहरण इन्होंने लिख रखे हैं, तो ये उदाहरण इन्होंने बताया कि आप इसको फोड़ के देखें मिस्री की डली को, तो वो छोटे छोटे कणों में बदल जाएगा। तो प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। अब है अणु। आपका जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले टॉपिक जो है वो अणु ही है। मिश्री के बारीक कणों को चखिए। क्या आपको इनके स्वाद में कोई अंतर महसूस होता है? इन कणों का स्वाद भी मिश्री के समान ही मीठा है। मिश्री के छोटे छोटे कणों में भी मिश्री के गुण विद्यमान होते हैं। इन छोटे कणों को और विभाजित कर छोटे से छोटा कण प्राप्त किया जा सकता है
और यही कण मिश्री का अणु होता है। इस तरह प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। तो फिर अणु है क्या? पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, अणु कहलाता है। ये जो लाइनें वगैरह ऑलरेडी खींची हुई है, ये जब मैं इन किताबों को पढ़ता था तो ये उस टाइम की ये लाइनें खींची हुई इन किताबों में। और जो जो मेन मेन पॉइंट हैं उनके देखिएगा अंडरलाइन किया हुआ है उस समय का। ये जो आपके सामने कई दिखे निशान लगे हुए, तो जब मैं पढ़ता था इन किताबों को तब के ये निशान लगे हुए हैं इसमें। तो सेफ जो बुक्स है वो मेरे पास में हमेशा रखता हूं मैं। पहले की जो किताबें मैं पढ़ता था, चाहे कितनी पुरानी किताबें हो, वो मेरे पास, मैं उनको सेफ रखता हूँ। तो आज वो आपके काम आ रही है। अब मार्केट में आप चाहे ढूंढ लेना, ये किताबें अब नहीं है मार्केट में। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। जैसे मिश्री को आप कितना ही बारीक पीट लीजिए, कितना ही बारीक कूट लीजिए, तो वो जो बारीक से बारीक कण होगा उसके अंदर भी वही स्वाद होगा जो कि मिश्री का होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई नमक की डली है। आप जानते हैं कि नमक ये जो मार्केट में मिलता है, सेंधा नमक, ये जो इस तरह का, ये पहाड़ी नमक, काला नमक, उसके वो बड़े बड़े डले आते हैं। आप उसको कूटते हैं। कूटने के बाद में कितना ही कूट लीजिए, अंत में जो नमक के अंदर टेस्ट होगा, बारीक से बारीक जो उसका कण होगा, उसमें वही स्वाद होगा जो कि उसके, जो मेन उसके अंदर गुण है। तो पदार्थ का वह छोटा से छोटा गुण जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अब आता है मॉलिक्यूल्स, परमाणु। पहले वैज्ञानिक अणु को ही सबसे छोटा मूल कण मानते थे, लेकिन आधुनिक उपकरणों से पता लगा है कि अणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लंबे समय तक परमाणु को अविभाज्य कण माना जाता था, लेकिन आधुनिक खोजों से पता चला है कि परमाणु भी कुछ कणों से मिलकर के बना है। देखिए, पहले ये मानते थे कि सबसे छोटा कण जो है वो अणु होता है, लेकिन आगे से आगे जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया, वैज्ञानिक के पास जो उपकरण बढ़ते गए, तो उनसे पता चला कि जो छोटा सा आपको बिल्कुल एक यूं अणु दिखता है, वो अणु भी कई छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तो फिर ये मानते थे कि पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या हो सकती है? कि परमाणु हो सकती है, परमाणु है। तो ये मानते थे कि परमाणु वो कण कि जिसका आगे विभाजन नहीं हो सकता, लेकिन परमाणु भी कुछ कणों से मिलकर के बना होता है। तो ये कण कौन से हैं? तो ये जो आप जो सामने संरचना देख रहे हैं, ये परमाणु की एक संरचना है। परमाणु के केंद्रीय भाग को हम कहते हैं नाभिक। इसमें दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो ये जो केंद्रीय भाग है, ये देखिए, ये जो गोल इस तरह से बना हुआ है, ये क्या है? ये परमाणु है। आपके सामने जो चित्र है, अब परमाणु का जो केंद्र है, इस केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और ये सबसे बाहरी भाग हो गया। अब जो नाभिक होता है उसमें दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है ये धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है ये आवेश रहित होता है, इस पे कोई भी आवेश नहीं होता। परमाणु के बाह्यतम भाग में ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसे आप ई से संबोधित करते हो। तो परमाणु के सबसे बाह्य भाग के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो कि इन पे कौन सा कण होता है? ऋण आवेशित। तो अब आपका यहीं से यहां तक कि जो आरएस प्री का एग्जाम होता है उसमें भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, और अच्छों अच्छों का ये गलत हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट वो बुक्स पढ़ते हैं जो मार्केट में किताबें आती है। जब बेस ही क्लियर नहीं है और आप सीधा वहीं उतर जाते हो पढ़ने के लिए, तो फिर वो चीजें आपके समझ में नहीं आती। तो 6 क्लास से अब ये साइंस शुरू है, सामान्य विज्ञान। तो आप समझ लीजिए कि एक जो 6 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा होता है, उसके ये चीजें लिखी होती है कि इतना नॉलेज आपको शुरू से होना चाहिए। तो अब कितने ही क्वेश्चन इसमें बना लो। क्या क्वेश्चन बनाएगा कि परमाणु के निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है?
अब वो दे देगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और डी ऑप्शन में कोई भी कुछ नया ऑप्शन बना के दे देगा, तो वो नहीं होगा। परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, अब उसमें ऑप्शन में दे देगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, और इलेक्ट्रॉन। अब इस तरह से दे देगा ऑप्शन। तो नाभिक जो है क्या है, इसका जो सेंटर भाग है, केंद्रीय भाग है, उसे हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके इस टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, जो अभी ये चित्र आपके सामने है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके इस टॉपिक में से। फिर आगे क्या पूछ सकता है कि परमाणु का जो सबसे बाह्यतम भाग है वो कहलाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से ऋण आवेशित भाग है, अब उसमें दे देगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या उपरोक्त सभी। तो ऋण आवेशित कौन सा हो गया? इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से धन आवेशित भाग है, कौन सा हो गया? प्रोटॉन। निम्नलिखित में से परमाणु की संरचना में कौन सा भाग आवेश रहित होता है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता, ना धन आवेशित होता है और ना ही ये ऋण आवेशित होता है, तो वो हो जाएगा न्यूट्रॉन। और ये अब आगे पढ़ते हैं। परमाणु के बाह्यतम भाग में ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये परमाणु के बाहर जो है वो लगातार क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं निश्चित कक्षाओं में। जैसे सूर्य के चारों ओर जो ये ग्रह हैं वो जिस तरह से चक्कर लगाते हैं। पदार्थ अणु परमाणु से मिलकर के बना होता है। कुछ पदार्थों में अणु पास पास होते हैं तो कुछ पदार्थों में दूर दूर होते हैं। इस आधार पर पदार्थों को मुख्यतः तीन अवस्थाओं में बांटा जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अब आप इन तीनों चित्रों को देख के समझ आइए कि ठोस जो होता है उसमें कण बिल्कुल पास पास होते हैं, तब वो चीज ठोस होती है। लिक्विड जो होता है उसमें कण थोड़े दूर दूर होते हैं, जो अणु परमाणु है। और तीसरा गैस जो है उसमें बहुत ज्यादा दूर होते हैं। सबसे पहला है ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ के अणुओं में आकर्षण बल अधिक होता है, इससे ये अणु अधिक पास पास होते हैं और इनकी आकृति और आयतन ये दोनों जो क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो अब जैसे नमक है, शक्कर है, चौक है, तो आकृति तो देखिए क्या है? शेप है। और आयतन क्या होता है? किसी भी मैटर के द्वारा जो घेरा जाने वाला स्थान है वो होता है आयतन। आयतन को, जैसे मैटर को यहां हम लिखते हैं द्रव्य, इस द्रव्य को आप वो मत समझ लीजिएगा द्रव जिसको आप लिक्विड कहते हो, लिक्विड नहीं, द्रव्य से मतलब यहां मैटर से है। तो उस मैटर के द्वारा, द्रव्य के द्वारा जो घेरा जाने वाला स्थान है उसको ही हम कहते हैं आयतन। तो ठोस पदार्थ जो होते हैं उनकी आकृति और आयतन जो है वो निश्चित होते हैं। इनके अणुओं में आकर्षण बल अधिक होता है तो ये बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। जैसे मान लीजिए ईंट है, पत्थर है, नमक है, शक्कर है, चौक है। इसके बाद में आते हैं द्रव पदार्थ। अब ये चौक इन्होंने यहां क्यों लिखा है? क्योंकि विद्यालयों के अंदर चौक होते हैं, जो शिक्षक है वो बोर्ड पे लिखते हैं। तो अब धीरे धीरे आज तक समय के अंदर जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, तो आजकल कौन से बोर्ड आते जा रहे हैं? डिजिटल बोर्ड। विद्यालयों के अंदर भी कभी डिजिटल बोर्ड आ जाएंगे और फिर चौक वो की जगह भी जो डिजिटल मार्कर वगैरह है लिखने के वो हो जाएंगे। तो उदाहरण भी यहाँ फिर ये दूसरा देने लग जाएंगे। द्रव पदार्थ, यहां द्रव से मतलब लिक्विड वाला। द्रव पदार्थ के अणु ठोस पदार्थ की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं और इनमें आकर्षण बल ठोस के अणुओं की अपेक्षा कम होता है। इसी कारण इनकी आकृति अनिश्चित होती है। आकृति अनिश्चित होती है इनकी। अनिश्चित कैसे होती है? अब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए दूध है, दूध को आप जब एक गिलास में डालते हैं, जैसे मान लीजिए आधा लीटर दूध है, आपने उसको गिलास में रखा तो उसकी आकृति उस गिलास के जैसी होगी। आपने जब उस दूध को एक कोई भी छोटी कटोरी, किसी भी कटोरी में डाला, या कोई भी दूसरा बर्तन है जैसे कोई भगोना है, आपने उसके अंदर उस दूध को डाला, तो जिस चीज में आप उस लिक्विड को ले जाओगे उसकी आकृति उसी तरह से हो जाएगी। तो इसीलिए लिक्विड जो होते हैं तो इनकी आकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है।
क्यों? क्योंकि इनके अणु जो होते हैं वो ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं। अब ईंट है, तो ईंट तो किसका उदाहरण है? ठोस पदार्थों का। अब ईंट को आप जहां मनाए वहां रख दीजिए, ईंट की शेप थोड़ी बदल जाएगी। अब जो ग्लास है उसमें तो ईंट आएगी नहीं, तो आप कहीं भी ईंट को रख लीजिए, ईंट की शेप वही रहेगी। हाँ, वो बात अलग है, उसको फोड़ना तोड़ना और फिर आप कहोगे नहीं फोड़ तोड़ नहीं, वो नहीं, उसकी आकृति चेंज नहीं होती, आकृति और आयतन निश्चित होता है। तो इनकी आकृति जो है वो अनिश्चित होती है लिक्विड की, और आयतन निश्चित होता है, जैसे जल, दूध। आयतन निश्चित कैसे होता है? आयतन मैंने आपको बता दिया कि उस मैटर के द्वारा, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, चाहे जल हो या दूध हो, तो उस द्रव्य यानी उस मैटर के द्वारा जो भी घेरा जाने वाला स्थान है, तो वो क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। अब आपने मान लीजिए दूध, एक तरफ दूध है, उसको आप अलग अलग बर्तन में रख रहे हैं। एक तरफ भगोना है, एक तरफ छोटी कटोरी है, एक तरफ एक गिलास है। अब इनमें उसी आधा लीटर दूध को कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, तो आकृति तो अनिश्चित है, लेकिन आयतन, तो उसके द्वारा जो घेरा जाने वाला स्थान है वो स्थान तो उतना ही रहेगा। शेप बदली है, स्थान जो उसके द्रव्य के द्वारा जो स्थान घेरा जा रहा है वो तो उतना ही है। गिलास ऐसे होता है तो वो स्थान इस रूप में घेरा है, लेकिन द्रव्य के द्वारा जो स्थान घेरा जा रहा है वो स्थान तो उतना ही है। एक भगोना है, इस तरह से है भगोना, तो उसकी शेप भले ही बदल गई, लेकिन जो स्थान घेरा जा रहा है वो तो उतना ही है उसका। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका आयतन निश्चित होता है। और कितने अच्छे क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं, मर्जी है वैसे क्वेश्चन बना दे मुंह। साइंस के क्वेश्चन कभी हार्ड थोड़ी आते हैं, बस ये बेस क्लियर होना चाहिए। गैसीय पदार्थ, गैस के अणुओं के बीच बहुत कम आकर्षण बल होता है, इसके अणु अधिक दूर दूर होते हैं। इनकी आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जल वाष्प है, तो ये चीजें आपको वैसे अगर आंखों से देखना चाहो तो इतनी दिखती नहीं है। अब ऑक्सीजन आपको दिखती है क्या? जबकि ऑक्सीजन से ही जी रहे हैं हम। जल वाष्प है, तो वातावरण के अंदर जो नमी है या जो आर्द्रता है, तो क्या वो आपको ऐसे सामने है क्या कि बिल्कुल कि जैसे कि मुझे देखो, मुझे वायु के अंदर जलवाष्प नजर आ रही है आज, तो ऐसे बोलते हो क्या कभी? आज तो मुझे हवा में जलवाष्प नजर आ रही है, लेकिन उसमें होती है। और जलवाष्प होती है या नहीं होती, इसका उदाहरण है कि जब भी आप एक गिलास के अंदर, जैसे स्टील का गिलास है मान लीजिए, और आपने स्टील के गिलास में पानी बहुत ज्यादा, जो बिल्कुल चिल्ड ठंडा पानी आपने उस गिलास में भरा, भरते ही बाहर उसके बूंदे बूंदे सी आपको दिखाई देती है। यूं, मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं समझता था ये अंदर इसमें गिलास में ठंडा पानी डाला है, ये बाहर कैसे बूंदे निकली है। जब बहुत छोटे होते थे, मासूम बच्चे होते थे, लेकिन जब बाद में पढ़े बड़े हुए तब समझ में आया कि वो अंदर से बूंदे बाहर नहीं आ रही है। हवा के अंदर जो नमी है, वो नमी उस ठंडे पानी के प्रभाव के अंदर जब आती है उस ठंडाई में, तो फिर वो वहां बार बूंदों के रूप में वो नमी बदल जाती है। तो वो जल वाष्प तो पहले से थी। आप में से हो सकता है भोजनों की चीज आज तक भी मालूम नहीं होगी ये, कि वो बूंदे बाहर कैसे आती है। वो हवा में जल वाष्प है। तो जल वाष्प है, तो जब मौसम मान लीजिए बहुत ज्यादा ठंडा हुआ, ठंडा होते ही आपको ये, अब जैसे ये सर्दियों के मौसम में आप जब सुबह कभी घूमने निकलते होंगे, जल्दी कभी भगवान की दया से जल्दी उठ गए, तो सुबह घूमने जब निकलते हैं तो पेड़ों पर जो आपको ओस नजर आती है, ओस की बूंदें, कहां से है वो भी जल वाष्प है। कि मौसम ठंडा हो रहा है तो वहां के वातावरण में जो ठंड है, वहां के वातावरण में जो आर्द्रता है, जलवाष्प है, नमी है, तो ज्यों ही मौसम ठंडा हुआ वातावरण में, तो वो ठंडा होते ही वो जो जलवाष्प थी वो बूंदों के रूप में बदल गई। और पेड़ पौधे होते हैं तो वहां ये चीज ज्यादा होती है। आपने अपने आसपास कुछ पदार्थों को देखा या अनुभव किया होगा, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, शक्कर, नमक, जल, वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पीतल आदि। इन पदार्थों में कुछ तत्व और कुछ यौगिक तो कुछ मिश्रण है। तो फिर ये तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या है? ये बहुत प्यारी प्यारी किताबें हैं, बहुत ही प्यारी किताबें हैं।
आओ जानकारी करें। सबसे पहला है कि तत्व क्या होते हैं। तो यहां देखिएगा ऑक्सीजन का एक परमाणु, यहां भी ऑक्सीजन का परमाणु, ये दोनों मिलके क्या बन गए, ऑक्सीजन का अणु हो गया। तो चित्र के अनुसार ऑक्सीजन के दो समान परमाणु आपस में संयोग कर ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। इसी प्रकार शुद्ध तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, हाइड्रोजन आदि में भी एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। और किसी तत्व के सभी परमाणु सभी गुणों में समान होते हैं। तो ऑक्सीजन का चाहे ये परमाणु हो और चाहे ये परमाणु हो, ये गुणों में क्या होंगे, समान होंगे। तो तत्व क्या है ये आप समझ गए होंगे कि जब एक ही प्रकार के परमाणु हैं, उनसे मिलकर के जो पदार्थ होगा वो क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन परमाणु, तो ये दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलके और मान लीजिए एक हाइड्रोजन का अणु बना, तो वो दोनों सेम तो है ही, हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रोजन परमाणु। यानी एक ही प्रकार के एलिमेंट, एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ। तो जैसे मान लीजिए लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, सोना है, हाइड्रोजन है, ये कुछ उदाहरण हैं। तो इनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। तो जब कोई चीज एक ही परमाणु, एक ही तरह के परमाणु से मिलकर के बनती है तो हम उसको कहते हैं तत्व। दूसरा आता है यौगिक। यौगिक क्या होता है, तो ये चित्र को देख के समझ आइए आप कि यहां दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु, तो ये मिलकर के क्या बन गया, जल का अणु मिल गया। आप जानते हैं कि जो जल है, वाटर है, उसका फार्मूला होता है H2O। यानी अब इस H2O का मतलब क्या है कि दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु ये मिल जाएं तो जल का एक अणु बन जाता है। तो इस तरह से जल बनता है। तो जब आप पानी पी रहे हो तो क्या आपको पता है कि पानी वो किससे बना है, वो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों से मिलकर बनता है। और अनुपात क्या रहेगा उसमें कि हाइड्रोजन के दो परमाणु, ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हाइड्रोजन आप ऐसे, ये छोटी छोटी बारीकी वाली चीजें होती है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मर्जी आए वैसे मिला दो, कि हाइड्रोजन के आपने 5 ले लिए ये परमाणु, ऑक्सीजन के भी 5 परमाणु ले लिए और आप सोच रहे हो कि जल बन जाएगा उससे। या आप या ऐसे बोल सकते हो कि देखो इसमें ये जो ऑक्सीजन भी है और उसमें हाइड्रोजन भी है और ये लो जल बन गया, नहीं बनेगा वो। यानी यौगिक के अंदर जो भी आप मिला रहे हो, दो अलग अलग परमाणु जब मिला रहे हो तो उनका भी एक निश्चित अनुपात होगा, वो होता है यौगिक। जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु होंगे और ऑक्सीजन का एक परमाणु होगा, तब बनेगा जल। ऐसा नहीं है कि आप हाइड्रोजन के 5 परमाणु ले लिए और ऑक्सीजन के भी 5 परमाणु ले लिए कि ये लो बताओ देखो इसमें H भी है इसमें O भी है, ये बन गया जल, ये नहीं बनेगा। तो इसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के आपको दे सकता है इस 1 मीटर में से। तो चित्र के अनुसार हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, जल का एक अणु बनाते हैं। इसी प्रकार एक सोडियम परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु मिलकर के सोडियम क्लोराइड यानी नमक, और कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 परमाणु आपस में मिलकर के शक्कर का एक अणु बनाते हैं। तो शक्कर जो है, शक्कर का एक अणु कैसे बनता है, ये देखिए, ये मेरे उस टाइम का लिखा हुआ है जब मैंने कभी इन किताबों को पढ़ा था। तो ऊपर ये लिख दिया था कि कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 परमाणु जब मिलेंगे आपस में इसी अनुपात में तो क्या बन जाएगी, शक्कर बन जाएगी। आप अपनी मर्जी से सोचो कि मैं कार्बन के 25 मिला दूं, हाइड्रोजन के 25 मिला दूं और ऑक्सीजन के 25 मिला दूं परमाणु, ये लो शक्कर बन गई, क्योंकि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नहीं बनेगी वो। तो यौगिक के क्या क्या विशेषताएं हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं, दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है।
तो इसमें कितनी चीजें आ गई, दो या दो से अधिक परमाणु होने चाहिए। जैसे H2O हमने देखा तो उसमें दो क्या थे, दो थे परमाणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमने शक्कर का सूत्र देखा कि शक्कर किससे बनती है, तो इसमें दो या दो से अधिक थे, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, और उनका एक निश्चित अनुपात भी है। तो रासायनिक संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। यौगिकों का छोटे से छोटा कण अणु होता है। तो यौगिक जो होंगे इनमें छोटा से छोटा कण है वो क्या होगा, अणु होगा। एक ही यौगिक के सभी अणु सभी गुणों में परस्पर समान होते हैं। यौगिक में मूल तत्वों के गुण विद्यमान नहीं होते। जो तत्व होगा उसमें मूल गुणों के तत्व विद्यमान हो जाएंगे, लेकिन यहां नहीं होंगे, क्योंकि यहां जब आपने उसको मिला दिया तो उसका स्वाद बदल गया। जैसे मान लीजिए आप शिकंजी बनाते हैं तो उसमें कई चीजें मिलाते हैं, तो क्या उसमें जो ओरिजिनल चीजों की टेस्ट है क्या वो एज इट इज वैसे ही है क्या? आप कई चीजें आपस में मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कई चीज आपने जब आपस में मिलाई निश्चित अनुपात में, तो उनके जो गुण हैं वो गुण बदल जाते हैं। यौगिकों को इनके मूल परमाणुओं से आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता जिनसे ये बने होते हैं। तो ये कुछ यौगिकों की विशेषताएं हैं, और तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब इसमें से कैसा भी आपका क्वेश्चन बनता है, और इन चीजों को आप समझेंगे तभी जाकर के आप 9th-10th की जो एनसीईआरटी है वो समझ पाएंगे। मैंने उस वीडियो में जहां आपको बताया क्या क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में और आरबीएससी में, तो आपको ये भी मैंने बताया था कि पहले आप 6th 7th 8th की किताबों में से जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, सारी नहीं पढ़नी है विज्ञान की, जो सिलेबस में है टॉपिक से जुड़ा हुआ उसको पहले पढ़ लो, फिर उसको पढ़ो। अब आता है मिश्रण। एक गिलास में पानी लेकर उसमें नमक की थोड़ी मात्रा मिलाने से बना पदार्थ जो है वो मिश्रण होता है। आखिर वो जो शिकंजी वाला उदाहरण मैंने ऊपर आपको वैसे समझाने के लिए दिया था, पर्टिकुलर शिकंजी का उदाहरण तो वैसे मिश्रण में है, लेकिन वो एक तरह से आपको समझाने के लिए दिया था उसमें। इसी प्रकार शक्कर व जल से बना शरबत, तांबे और जस्ते से बना पीतल, कार्बन डाइऑक्साइड व जल से बना सोडा वाटर, और विभिन्न गैसों और धूल कणों के सहयोग से बनी वायु आदि मिश्रण के उदाहरण है। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ जो है वो मिश्रण कहलाता है। मिश्रण में उनके अवयवों के गुण विद्यमान होते हैं। इनके मूल अवयवों को आसानी से अलग किया जा सकता है। प्रयोग द्वारा यौगिक व मिश्रण में अंतर किया जा सकता है। तो ये कुछ एक मेन चीजें हैं इसमें। तो मिश्रण क्या होता है, उसमें आप ये जैसे चीजें हैं, तो इनको तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में आप मिला सकते हो, उससे बना पदार्थ है वो मिश्रण कहलाएगा। तो ये कुछ एक चीजें हैं, मूल अवयवों के गुण भी विद्यमान होंगे, आसानी से इनको अलग भी किया जा सकता है। दो कटोरियां लेकर दोनों में पृथक पृथक, जैसे एक उदाहरण बता रही है, गंधक और लोहे का बुरादा मिलाइए। एक कटोरी के अंदर चुंबक ले जाने पर आप पाएंगे कि लोहे का बुरादा चुंबक से चिपक जाता है और कटोरी में गंधक शेष बचा रहता है। तो यहां इन दोनों पदार्थों को मिलाने से मिश्रण बना, जिसमें से अवयवी गुणों को जो कणों को पृथक किया जा सका। जैसे दूसरी कटोरी को गर्म करो, ठंडा करके चुंबक को कटोरी के पदार्थ में ले जाओ, क्या हुआ? आप पाएंगे कि लोहे का बुरादा चुंबक से नहीं चिपक रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों पदार्थों को गर्म करने पर क्या हुआ? यौगिक का निर्माण हो गया। तो इससे मूल जो कण है उनके गुण नष्ट हो गए, अतः लोहा चुंबक से नहीं चिपका। तो आपने तीन चीजें पढ़ी, तत्व, यौगिक और मिश्रण। इस प्रकार पदार्थ की संरचना को उसकी प्रकृति, गुण, अवस्थाएं और वर्गीकरण के आधार पर जानकर इनका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो एक बार इनको फिर से देख लीजिए तीनों को, ये फिर यहां आ जाएगा आगे जो अध्ययन बिंदु है इसमें। नवीन शब्दावली। अवयव क्या होते हैं? पदार्थ के मूल भाग। कक्ष क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण का पथ, ये जो इस तरह से घूमता है उसको परिक्रमण पथ कहते हैं। विन्यास क्या होता है? जो अणुओं की जमाव अवस्था है, जैसे ठोस, द्रव और गैस वाले में जो वो चित्र थे। आयतन क्या होता है? द्रव्य द्वारा घेरा जाने वाला स्थान। अध्ययन बिंदु। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं क्या कहलाता है? अणु। अणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसको कहते हैं परमाणु।
पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के अणु पास पास, द्रव में दूर दूर और गैस में कण अत्यधिक दूरी पर होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है। यौगिक में अव्ययी कणों के गुण उपस्थित नहीं होते और मिश्रण बनने में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो ये 3। अब इनके क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि परमाणु के केंद्रीय भाग में क्या पाए जाते हैं? क्या होते हैं इसमें? तो ये लगाया हुआ निशान इसमें ये सही है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आता है तत्व वे पदार्थ हैं। तो क्या हैं? अलग अलग प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, 2 परमाणु से बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, किसी भी प्रकार के परमाणु से नहीं बनते। तो आपको बताया था तो क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये किसका उदाहरण है? तत्व का। तो ये आप ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट आता है तो इसका सह हो जाएगा, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इनके जवाब आपको बताने हैं। पदार्थ अणु, अब क्या आएगा इसमें? से निर्मित होता है। ठोस में अणु एक दूसरे के होते हैं, जबकि गैस में अणु अपेक्षाकृत अत्यधिक। अभी खाली स्थान है, क्या भरना है इसमें? शक्कर यौगिक है, जबकि चाशनी क्या है? तो ये आप सोचिएगा, पूरा अच्छे से देखिए और फिर जो है इन तीनों के कमेंट उत्तर कीजिएगा। तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था और यहां से आपका अच्छे से एक बेस क्लियर होगा इन चीजों का। तो और इसके साथ ही देखिएगा जो फर्स्ट ग्रेड की टेट सीरीज है, एक बहुत शानदार टेट सीरीज है। जो फर्स्ट पेपर की 3 जनवरी से पेपर स्टार्ट है उसमें, और लास्ट जो है वो 29 मई को उसमें पेपर होगा। तो 5 महीने तक चलने वाली टेट सीरीज है वो, एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी ही है वो। मैं चाहता तो उसको 10-15 दिन में खत्म कर देता, या 10-15 पेपर लेके कि ये टेट सीरीज, लेकिन वो टेट सीरीज केवल टेट सीरीज ही नहीं है। 5 महीने आप फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की साथ में तैयारी कर रहे हो, तो कितना स्ट्रोंग आपका वो पेपर होगा। तो साथ साथ में तैयारी करते रहो अपनी, और टेस्ट पेपर जो है उनको आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, आपके लाभ ही होगा, क्योंकि बहुत मेहनत का काम होता है। इतने क्वेश्चन जो है उनको बनाना पूरे। अब इसमें आरबीएससी, एनसीईआरटी, ऑथेंटिक पुस्तक, इन सब के प्रश्न है उसमें। तो बहुत महीनों तक मेहनत करने के बाद में इस तरह के ये पेपर बनते हैं। और पहला पेपर देते ही आपको ये एहसास भी हो जाएगा कि वास्तव में सिलेबस की कितनी चीजें आपके उसमें कवर होती है टेट सीरीज में। जैसे रीट के समय एसएसटी की टेट सीरीज थी, साइको की टेट सीरीज थी। अब एसएसटी वाली नॉर्मल 400-500 रुपए में थी, साइको वाली लगभग 250 रुपए के आसपास थी। आपका 80% पेपर, मतलब वैसे देखा जाए तो एसएसटी की टेस्ट सीरीज का तो कंप्लीट आपके 60 में से 60% थे एग्जाम में। और वही साइको के अंदर स्थिति थी कि इतने पेपर के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर दिया था उन क्वेश्चनों में। तो देखा जाए तो 100 के 100% आपका एसएसटी की उन 500 रुपए में जिसने 600-700 रुपए लगाए, वो पूरा उसका रीड क्लियर था उसमें। तो कोई चीज आपके लिए ला रहे हैं तो बहुत मेहनत से, और बहुत ज्यादा देखिए मेहनत लगती है इसमें, कितने लोगों की मेहनत होती है, तब जाकर के इस तरह की एक विशालकाय टेट सीरीज होती है जो पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चलती है। तो इसीलिए मैं ये इतनी लंबी टेट सीरीज बनाता हूं, ताकि आपकी लगातार तैयारी होती रहे और बहुत स्ट्रोंग तैयारी हो जाए। बाकी आपकी इच्छा है, आप कोई लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो कोई नहीं है ऐसा कोई। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।